स्टूडेंट हैव यू वेलकम। तो आज अभी मैं आप लोगों को बायोलॉजी के 4 लेसन पढ़ा रहा हूँ और इस 4 लेसन में मैं एमटीपी बता चुका हूँ और अभी मैं आप लोगों को अगला टॉपिक 4 लेसन का ही एमनियोसेंटेसिस बताने जा रहा हूँ। एमनियोसेंटेसिस। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस वैसी विधि है जिसमें गर्भ में जो भ्रूण हैं, इम्ब्रायो है, उसके लिंग, उसके आनुवंशिक स्थिति तथा उसका हेल्थ और उसमें होने वाले विकृति या आने वाले विकृति के पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग, उसके हेल्थ, उसके आनुवंशिक स्थिति तथा उसमें आने वाले विकृति के पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? प्रेग्नेंट फीमेल के गर्भाशय से एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल के रूप में लिया जाता है और उसके द्वारा जांच की जाती है और जांच से ये पता चलता है कि भ्रूण गंभीर आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है। जांच से यदि पता चलता है कि भ्रूण गंभीर आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित है और यह आनुवंशिक बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है और ये भी पता चलता है कि भ्रूण गंभीर रूप से हैंडीकैप है, गंभीर रूप से विकलांग हैं, तो उस स्थिति में गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन आज के समय में इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे लोग भ्रूण के लिंग का पता करके गर्भावस्था को समाप्त कर देते हैं। क्यों समाप्त कर देते हैं? ये लिंग का पता करते हैं कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। यदि फीमेल है तो उस स्थिति में उस गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है। जो गलत तरीका है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? वैसी विधि है जिसमें गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग, उसके हेल्थ
उसके आनुवंशिक स्थिति, उसके आनुवंशिक स्थिति तथा उनमें आने वाले विकार के पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। तो इस विधि के लिए प्रेग्नेंट फीमेल के गर्भाशय से एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल के रूप में लिया जाता है और डॉक्टर उस सैंपल को इंजेक्शन द्वारा गर्भाशय से निकाला जाता है। डॉक्टर उस सैंपल को इंजेक्शन द्वारा गर्भाशय से डॉक्टर द्वारा उस सैंपल को इंजेक्शन द्वारा निकाला जाता है। और डॉक्टर उस सैंपल को इंजेक्शन द्वारा गर्भाशय से निकालते हैं तथा उस सैंपल की जांच करते हैं और जांच से यदि पता चलता है कि भ्रूण इम्ब्रायो गंभीर रूप से आनुवंशिक रोग का शिकार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है, तथा आने वाला संतान गंभीर रूप से हैंडीकैप विकलांग हैंडीकैप मीन्स विकलांग है तो उस स्थिति में भ्रूण के माता पिता की स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है।
गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है। गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग भ्रूण के लिंग का पता करके गर्भावस्था को समाप्त करने तक ही सीमित रखे हुए हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग भ्रूण के लिंग का पता करके गर्भावस्था को समाप्त कर देते हैं। गर्भावस्था को समाप्त कर देते हैं, जो कानूनन अपराध है। क्या है? कानूनन अपराध है। अतः आज के समय में इस तकनीकी आज के समय में इस सिस्टम आज के समय में इस तकनीकी का प्रयोग इस तकनीकी के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। कहने का अर्थ यह है कि एमनियोसेंटेसिस अपने आप में सही है, लेकिन इसका गलत ढंग से उपयोग करना कानूनन अपराध है। तो ये आपने देखा कि एमनियोसेंटेसिस में क्या हुआ। तो मैं फिर एक बार समझा देता हूँ कि एमनियोसेंटेसिस में वैसी विधि है जिसमें गर्भ के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण के लिंग, उसके हेल्थ, उसके आनुवंशिक स्थिति तथा उसमें आने वाले विकृति के पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल के गर्भाशय से एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल के रूप में लिया जाता है और उस सैंपल को डॉक्टर गर्भाशय से इंजेक्शन के द्वारा निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। और जांच से यदि पता चलता है कि भ्रूण गंभीर रूप से आनुवंशिक रोग का शिकार है
और यह पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है और आने वाला संतान गंभीर रूप से हैंडीकैप होगा, तो उस स्थिति में भ्रूण के माता पिता की स्वेच्छा से, है ना, उसका अबॉर्शन कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है। लेकिन आज के समय में लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या करते हैं कि भ्रूण के लिंग का पता करते हैं और यदि भ्रूण फीमेल है तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, जो कानूनन अपराध है। इसलिए आज के समय में इस तकनीक के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। एमनियोसेंटेसिस कहने का अर्थ है कि अपने आप में क्या है, सही है। एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग करना अपने आप में सही है, लेकिन इसका गलत ढंग से उपयोग करना कानूनन अपराध है। तो ये एमनियोसेंटेसिस हो गया। अब जो है एसटीडी है, एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। यह वैसा रोग है जो यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ऐसे रोग को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। तो वैसा रोग जो यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इस तरह के डिजीज को एसटीडी यौन संचारित रोग कहते हैं। तो वैसा रोग जो यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इस तरह के डिजीज को यौन संचारित रोग कहते हैं। ये यौन संचारित रोग कहते हैं। इस तरह के डिजीज को क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। वैसा बीमारी जो यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो इस तरह की बीमारी को यौन संचारित रोग कहते हैं। सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे इन सभी बातों को। पहले भी इन सभी बातों को क्लास में समझाया गया है और आज भी समझाया जा रहा है। तो ये बीमारी निम्नलिखित तरह की होती है। एसटीडी निम्नलिखित तरह के होती है। एसटीडी निम्नलिखित तरह के होती है। पहला गोनोरिया ये गोनोरिया बीमारी जो है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। यह जीवाणु नर के मूत्र जनन नलिका तथा मादा के गर्भाशय के ग्रीवा भाग को संक्रमित करता है तो वह नर और मादा भयंकर स्थिति में पड़ जाते हैं और इस बीमारी को गोनोरिया कहा जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ये क्या है? बैक्टीरिया जनित बीमारी है।
और नीसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से फैलता है। तो नीसेरिया गोनोरी नीसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण इन्फेक्शन नर के मूत्र जनन ये जनन है, मूत्र जनन नलिका ये मूत्र जनन नलिका तथा स्त्री के गर्भाशय के ग्रीवा भाग संक्रमित होता है। क्या नीसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण नर के मूत्रजनन नलिका तथा स्त्री के गर्भाशय के ग्रीवा भाग में होता है तो गोनोरिया नामक बीमारी होती है। गोनोरिया नामक बीमारी होती है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, नीसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण इन्फेक्शन नर के मूत्रजनन नलिका तथा स्त्री के गर्भाशय के ग्रीवा भाग में होता है तो गोनोरिया नामक बीमारी होती है। इसे आम भाषा में सुजाक भी कहा जाता है। तो ये बीमारी मैं आप लोगों को बताया था कि किस स्थिति में होती है। तो जब कोई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उस स्थिति में उनको यह बीमारी हो सकती है। तो ये गोनोरिया, जिसे आम भाषा में सुजाक भी कहा जाता है, तो ये पहला एसटीडी बीमारी है, एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दूसरा बीमारी है सिफिलिस। दूसरा बीमारी क्या है? सिफिलिस। ये जो है ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है और ये ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। वैसा बीमारी जो ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा MA है, ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया, वैसा बीमारी जो ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के
संक्रमण से होती है। ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के संक्रमण होती है तो मनुष्य के बाह्य जननांगों के त्वचा पर फुंसी निकल आती है, यानी दाने निकल आते हैं। तो वैसा बीमारी जो ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। और इस बीमारी में, इस रोग में इस रोग में स्त्री हो या पुरुष, उसके बाह्य जननांगों के त्वचा पर दाने, फुंसी निकल आती है। क्या निकल आती है? फुंसी निकल आती है। तो इसे सिफिलिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिफिलिस कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि यह भी बैक्टीरिया जनित रोग है। तीसरा है हर्पिस। तीसरा क्या है? हर्पिस। ये वायरस जनित रोग है और इसमें सिंप्लेक्स हर्पिस नामक वायरस सेकंड संक्रमण करता है। तो बाह्य जननांगों पर जलन-युक्त छाले निकल आते हैं। जलन-युक्त क्या निकल आते हैं? छाले निकल आते हैं। ठीक है, जलन-युक्त छाले निकल आते हैं। हर्पिस क्या है? हर्पिस ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा बाह्य जननांगों में अत्यधिक जलन-युक्त छाले निकल आते हैं। तो इस बीमारी को हर्पिस कहा जाता है। ये वायरस जनित रोग है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड। ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा बाह्य जननांगों पर अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल आते हैं। तो इस वायरस जनित रोग को हर्पिस कहते हैं। तो ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड द्वारा बाह्य जननांगों पर अत्यधिक जलन-युक्त छाले निकल आते हैं। तो इस वायरस जनित रोग को हर्पिस कहते हैं। तो ये हर्पिस हो गया।
क्या हो गया, हर्पिस। ये इस बीमारी को हर्पिस कहते हैं, जो वायरस जनित रोग है, जो कहने का देखिए बाह्य जननांगों पर अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल आते हैं। अत्यधिक जलन युक्त क्या निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं। अत्यधिक जलन युक्त छाले निकल आते हैं। अगला बीमारी जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है ये भी एसटीडी रोग में आता है। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ। चौथा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जनित रोग, इस रोग में ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस द्वारा स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण योनि से स्राव निकलता है। ये जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, वह प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस है। यह बीमारी प्रोटोजोआ जनित है और इसमें प्रोटोजोआ जनित है। इस बीमारी में ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस द्वारा स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण, यह बीमारी प्रोटोजोआ जनित है। इस बीमारी में ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ये प्रोटोजोआ है। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस प्रोटोजोआ है। ट्राइकोमोनास, इस बीमारी में ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस प्रोटोजोआ द्वारा स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण उत्पन्न किया जाता है, जिसे योनि से स्राव निकलता है, जो फीमेल को कठिनाई में डाल देता है। तो स्टूडेंट, आज बायोलॉजी में इतना ही और रिमेन पार्ट विल बी टुमारो। कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच। समाप्त। सभी आप समझ गए होंगे और रिमेन पार्ट विल बी टुमारो। अभी और एसटीडी रोग है, जैसे एड्स है, अभी क्या है, एड्स है, और सब बीमारियां हैं, जैसे बैक्टीरिया क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस है, उसके द्वारा भी बीमारी फैलता है। एड्स को तो आपको बताया गया है कि एड्स द्वारा कैसे बीमारी फैलता है। इसके बाद जो है अगला क्लास कल होगा। थैंक यू सो मच।